नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ पर। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, उनके प्रयोग, लाभ और हानि देखेंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार अक्षय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद भी हम उसे दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है पवन ऊर्जा। यह ऊर्जा अपने आप ही पवन के चलने पर हमें मिलती है, जिसे हम पवन चक्की की सहायता से कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं। यह पवन ऊर्जा धरती के अलग अलग स्थानों में हुए दाब के परिवर्तन के कारण बनते हैं। यह कभी क्षय नहीं हो सकते हैं, जिस वजह से इस प्रकार के ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय ऊर्जा का महत्व, जैसे जीवाश्म ईंधन के भंडार विलुप्त होते जा रहे हैं और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, अभियांत्रिकी विभाग में अक्षय ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह निश्चित है कि भविष्य में जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ मानवता अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा केवल अक्षय ऊर्जा से ही प्राप्त करेगा। जैव ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि के सड़ने पर उनके जीवाश्म से प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा किए गए कार्यों के कारण एक प्रकार के गैस का निर्माण हो जाता है। इस गैस को ही एकत्रित कर इसका उपयोग खाना बनाने, विद्युत उत्पन्न करने आदि में करते हैं। भारत में गोबर से बनने वाले इस गैस को गोबर गैस कहा जाता है। इसका उपयोग रसोई गैस के रूप में या विद्युत उत्पन्न करने आदि के लिए किया जा सकता है। निर्माण किसी पेड़ पौधे या जीव के मरने के बाद पानी और हवा के कारण जमीन में वह सड़ने लगता है। इससे उसके अंदर से गैस निकलने लगता है। यही गैस जलने लायक होता है। इसे हम अपने से भी किसी गड्ढे में बहुत सारे पत्ते आदि डालकर उसमें निश्चित मात्रा में पानी मिलाकर उसे बंद करके उससे किसी टंकी को जोड़कर उसमें से निकलने वाले गैस को उसमें रख सकते हैं। इसके बाद कुछ महीनों में उसमें से गैस निकलने लगता है और उस टंकी में जमा होने लगता है। इसके बाद जब गैस निकलना बंद हो जाए तो उसमें बचे हुए पदार्थ का उपयोग खाद के रूप में करते हैं और टंकी को रसोई गैस के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं या उसका उपयोग विद्युत निर्माण में भी कर सकते हैं। लाभ, यह केवल कचरा या ऐसे चीजों से निर्मित होता है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, अर्थात कोई खर्च नहीं लगता है। इसके अलावा हमें उच्च गुणवत्ता का खाद भी मिल जाता है। इसके उपयोग से वातावरण भी अच्छा रहता है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बेशक सूर्य है। इसके अलावा पृथ्वी पर कोई दूसरे तारों की रोशनी इतनी ऊर्जा के साथ नहीं आती है, क्योंकि दूसरे तारे बहुत दूरी पर हैं। सूर्य की रोशनी स्वतः ही पृथ्वी पर आती रहती है, जिसे अगर हम सौर ऊर्जा में परिवर्तित न भी करें तो भी यह पृथ्वी में आते ही रहेगी। क्योंकि इस ऊर्जा के उपयोग से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, इसे भी अक्षय ऊर्जा ही माना जाता है। उपयोग, पानी उबालने में सौर ऊर्जा का उपयोग पानी उबालने में किया जाता है। साधारणतः पानी को गर्म होने में काफी समय लग जाता है। इसके अलावा ईंधन भी काफी नष्ट हो जाता है, जबकि सौर ऊर्जा निःशुल्क मिलने के कारण दिन में कोई भी आसानी से पानी गर्म कर सकता है। भोजन पकाने में इसके द्वारा भोजन भी पकाया जा सकता है। इसके लिए एक अलग तरह का कुकर भी आता है, जिसे सौर कुकर कहते हैं। इसके चारों ओर कांच लगा होता है और दिन में सूर्य के प्रकाश से यह आसानी से गर्म होकर खाना पकाने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि रात में भोजन पकाना हो तो बैटरी का उपयोग कर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उसमें संचित करने से रात में भी भोजन बनाना आदि कार्य हो जाता है। विद्युत निर्माण में हम सौर ऊर्जा को आसानी से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसे बदलकर बैटरी में संचित रख सकते हैं, जिससे इसका उपयोग बाद में भी किया जा सके। इसका उपयोग भी दो अलग अलग ढंग से किया जाता है। पहले विधि में हम सीधे सूर्य से प्रकाश के रूप में ऊर्जा लेते हैं और दूसरे में ताप के द्वारा ऊर्जा लेते हैं। हानि, इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है।
लेकिन अगर बादल वाला मौसम हो और सूर्य का प्रकाश न मिले तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और यह काम नहीं कर पाएगा। वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा वायु द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसका उपयोग हम पवन चक्की के द्वारा कर सकते हैं। जब वायु पवन चक्की से टकराती है तो उस ऊर्जा के कारण चक्की घूमने लगता है और जितनी अधिक गति से पवन चलेगी उतनी अधिक गति से वह पवन चक्की भी चलने लगेगी। इस ऊर्जा का उपयोग हम कुएं से पानी निकालने या विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए करते हैं। हाइड्रो ऊर्जा। इसका उपयोग करने के लिए यंत्र का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक AGM मिचेल ने 1903 में किया था। 1912 से 1919 में हंगरी और आसपास के जगहों में इसका उपयोग होने लगा। इसके संचालन हेतु सिद्धांत भी विकसित किया गया। इसके सरल रूप और आकार के कारण इसे विकासशील देशों ने भी मुख्य रूप से उपयोग करना शुरू किया। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में उत्पन्न होता है। इस क्रिया के दौरान ही समुद्र में बह रहे कचरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। कई बार टूटे जहाज के मलबे भी कई किलोमीटर की दूरी तय करके किसी दूर स्थल तक आ जाते हैं। इस ऊर्जा को जल में चक्की के जैसा यंत्र बनाकर रखा जाता है। जब यह ऊर्जा सक्रिय रहती है तो वह चक्की के द्वारा ऊर्जा हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। तरंग ऊर्जा। यह सभी को पता है कि पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में लहर भी होती है। इसे तरंग ऊर्जा भी कहते हैं। यह ऊर्जा प्रकृति में अपने आप ही बनती है और यह एक प्रकार की अक्षय ऊर्जा है। इसका उपयोग करने के लिए कई तरह के उपकरण का उपयोग किया जा सकता है जिससे इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। इसमें से एक उपकरण में मोटर और पंखा होता है। नीचे और ऊपर वायु के आने जाने के लिए मार्ग भी होता है। जब लहर में हलचल होता है तो वह पंखा वायु के ऊपर नीचे होने के कारण घूमने लगता है और मोटर के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। ऊर्जा संग्रहण। किसी भी ऊर्जा का संग्रहण करना बाद में उसके उपयोग करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग हम केवल दिन में आसमान साफ रहते समय ही कर सकते हैं और पवन चक्की का उपयोग भी केवल हवा के चलते समय ही कर सकते हैं। दूसरे कई प्रकार के ऊर्जा स्रोत में भी इस तरह के बाधा होते हैं। इस सभी बाधा से निजात पाने के लिए हम बैटरी का उपयोग करते हैं। इससे एक बार ऊर्जा को संग्रहण करने के बाद हम कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। बैटरी में यह रासायनिक रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ क्षय ऊर्जा का भी हम संग्रहण कर सकते हैं, जैसे मिट्टी, तेल आदि। लेकिन यह सभी एक बार उपयोग के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और कभी उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह की ऊर्जा का निर्माण भी नहीं हो किया जाता है क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक तापमान और दाब की आवश्यकता पड़ती है जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यदि इस ऊर्जा का निर्माण भी करना चाहें तो भी इसके लिए अनेक पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की आवश्यकता होगी। यदि यह संख्या कम होती है तो इसका कोई लाभ ही नहीं होगा और अधिक भी होने से इस पूरे क्रिया में उससे अधिक पैसे लग जाएंगे। इससे अच्छा और सस्ता मार्ग अक्षय ऊर्जा पर निर्भर होना है और उसके लगातार उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा संग्रहण करना चाहिए जिससे इस तरह के ऊर्जा का बाद में भी उपयोग कर सकें और क्षय ऊर्जा पर हमारी निर्भरता हट सके। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।